हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर यूपी टीजीटी और पीजीटी का पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ। तो यूपी टीजीटी साइंस में सिलेबस जो है 2 सब्जेक्ट का आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और पीजीटी में मैं केमिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ, कवर करा रहा हूँ। पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस, तो पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस की ये यूनिट नंबर 4 है। और इस यूनिट में हम करने वाले हैं नोट्स। आपको पता होगा मैं नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूं, जिसमें मैं किसी भी टॉपिक के 20-25 क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ताकि आपकी एक टॉपिक की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। यूनिट नंबर 4 का ये वीडियो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, और ये यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1 है, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत सारे इसमें से चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अल्फ़ा बीटा और गामा रेज हैं। उसके बाद हाफ लाइफ और अल्फ़ा और बीटा डीके एक आता है, अल्फ़ा बीटा डीके, तो उसका सिद्धांत है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड आपके सिलेबस में आनी है, आपके एग्ज़ाम में आनी है। तो इस भाग 1 में हम क्या क्या देखने वाले हैं? इस भाग 1 में हम सबसे पहले देखने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो धर्मिता, अल्फ़ा बीटा गामा रेस, गामा किरणों का तुलनात्मक अध्ययन। अल्फ़ा बीटा और गामा का हम क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, एक दूसरे के मुकाबले देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। उसके बाद आता है रेडियो धर्मी विघटन का सिद्धांत। यही मैं बोल रहा था कि रेडियो एक्टिव डिके सिस्टम जो आता है उसका सिद्धांत आता है, और सिद्धांत के साथ साथ एक नियम आता है समूह विस्थापन नियम। समूह विस्थापन नियम होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब रेडियो धर्मी विघटन होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, तब अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल निकलने के कारण कोई जो एलिमेंट है जिससे वो अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल निकले हैं, तो वो अपने ग्रुप से आगे या पीछे खिसक जाता है। तो वो किस तरह से चेंज होता है, वही होता है समूह विस्थापन नियम। उसके बाद आता है अर्ध आयु काल, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी से रिलेटेड टॉपिक है औसत आयु काल। तो एक तरह से रेडियोधर्मी से रिलेटेड इससे अच्छी वीडियो आपको शायद ना मिले, और इसमें इसी वीडियो में रेडियोधर्मिता से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न फिज़न के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, और जो भी न्यूक्लियर फिज़न से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सभी हम उस वीडियो में कवर करेंगे। तो भाग 1 में रेडियो एक्टिविटी है, और ये मान लीजिए कि भाग 2 में न्यूक्लियर जो फिजिक्स है वो सब उसमें कवर है। तो चलते हैं फिर, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, रेडियोधर्मिता क्या होती है, रेडियोधर्मिता क्या है। तो रेडियोधर्मिता पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में ये टर्म आने से पहले ये किस चीज़ के लिए आई है, ये किस तत्व के लिए आई है। तो वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित हो जाते हैं रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। स्वतः विघटित मतलब अपने आप से घटना, अपने आप से कम होना, यानी वो क्या करते हैं, अपने मास को, अपने द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में रिलीज़ करते हैं या फिर किरणों के रूप में रिलीज़ करते हैं, और अपनी मात्रा घटा लेते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, तो उन्हें हम रेडियोधर्मी तत्व या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अगर मैं बात करूं, तो मैंने जो आइसोटॉप्स आपको पढ़ाए हैं उसमें 2 के मैंने आइसोटॉप्स बताए थे। एक तो 1H3 जो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, और एक आता है 6C14, ये भी कार्बन का है, और कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। तो इस तरह के तत्व क्या होते हैं, प्रकृति में खुद से विघटित होते रहते हैं, अपनी जो मास है वो घटता चला जाता है। इनसे उत्सर्जित किरणों को रेडियोधर्मी किरणें कहा जाता है, क्योंकि ये जब अपने को मास को घटता है, इनका मास घटता है, तो ये उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उन उत्सर्जित किरणों को रेडियोधर्मी किरणें कहा जाता है, और उनके इस गुण को, यानी पदार्थ के इस गुण को रेडियोधर्मिता कहते हैं, और पदार्थ के इनके इस गुण को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी है क्या एक्चुअली, कि पदार्थ के स्वतः विघटित होने का जो गुण है उसे ही हम रेडियोधर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज 1896 में फ्रांसीसी
भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकरेल ने की थी। मैडम क्यूरी और स्मिथ ने रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाली किरणों को रेडियोधर्मी किरणों का नाम दिया। तो मैडम क्यूरी और स्मिथ ने रेडियोधर्मी पदार्थों से जो किरणें निकलती हैं, जब ये अपना पदार्थ का जो मास कम होता है, घटता है, उसके से जो किरणें निकलती हैं उन किरणों को रेडियोधर्मी किरणों यानी कि रेडियो एक्टिव रेस का नाम दिया। और 3 रेडियो एक्टिव रेस हमारी मेन होती हैं, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। तो हमारी 3 रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिनका हम करेंगे तुलनात्मक अध्ययन। तो अब हम पढ़ेंगे अल्फा, बीटा और गामा किरणों का तुलनात्मक अध्ययन। तो अल्फा किरणें या अल्फा विकिरण क्या होती है, किस किस टाइप के इसके गुण होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। इसका कण क्या होता है, इस पर चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, किस स्रोत से बनती है, इनकी पेनेट्रेटिंग पावर कितनी होती है, और इनका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार का बिहेवियर होता है। तो ये सब हम इस टॉपिक में अब देखने वाले हैं, तीनों का अलग अलग। पहले अल्फा किरण का देखेंगे, फिर बीटा का देखेंगे और फिर गामा का देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल्स की कि ये किस पार्टिकल से बनी होती है। ये हीलियम के न्यूक्लियस की बनी होती है, यानी हीलियम का जो डबली चार्ज न्यूक्लियस होता है उसकी बनी होती है। यानी जो अल्फा रेडिएशन निकलती है तो उसमें एक तरह से मान लीजिए कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है, हीलियम का जो पार्टिकल है वही निकल के जा रहा है, तो ये होता है डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल। तो इसमें हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज भी होता है। इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 2 पॉजिटिव का चार्ज, मैंने अभी बताया। अब इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितने के बराबर होगा? वो हीलियम के बराबर होगा, दैट इज 4 AMU और 6.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या तो 4 AMU के बराबर होता है या फिर 6.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है नाभिक, यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से ये किरणें निकलती हैं। तो हीलियम पार्टिकल्स वाली किरणें निकलते हैं जिन्हें हम अल्फा रेस कहते हैं। इनका कंपोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, मतलब किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। देखिए, अब जो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का एक तरह से हम कह सकते हैं कि हीलियम का एटम है। तो हीलियम के एटम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। भैया जी, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डबल पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने ये कह दिया इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही निकल गए। तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो बचा क्या? केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका संगठन होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा किरणों का अगर संगठन पूछा जाएगा तो आप लिख के आएंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम पार्टिकल होता है। इनकी पेनेट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब क्या है कि ये किसी चीज़ को कैसे पार कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं इनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, और द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण इनकी जो भेदन क्षमता होती है, पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ये 0.1 मिमी की एल्यूमिनियम की फॉइल, AL मतलब एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम की पन्नी इन विकिरणों को रोक सकती है। यानी ये सिर्फ 0.1 mm की जो एल्यूमिनियम की पत्ती है उसको भी पार नहीं कर पाती, क्योंकि इनका द्रव्यमान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भेदन क्षमता कम होती है। यानी अल्फा बीटा गामा में इन्होंने कहा अब तक अल्फा की जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो सबसे कम है। ठीक है, बहुत कम है। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड की गति इनकी प्रकाश की गति का 1/10वां हिस्सा होती है, दैट इज 2.3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की गति का इनका 1/10वां हिस्सा इनकी गति होती है। एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा इनकी बहुत ज़्यादा होती है, 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इनमें ऊर्जा होती है। यानी एक एक पार्टिकल्स में 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होती है। डेविएशन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विचलन, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो ये कह रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होती हैं इसलिए ऋणात्मक प्लेट और उत्तरी ध्रुव की ओर विचलित हो जाती हैं। तो क्योंकि ये पॉजिटिव हैं तो किधर जाएंगे? नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जाएंगी। और जो पॉजिटिव कण होते हैं, ठीक है, वो किधर जाते हैं? वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं। और जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, नॉर्थ मतलब साउथ की ओर जाते हैं। और ये नॉर्थ की ओर जाते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्थ। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये नॉर्थ की साइड अपने आप को डेविएट्स कर लेंगे, विचलन कर लेंगे। अब आता है एबिलिटी टू आयनाइज गैस, गैसों को आयनित करने की क्षमता, कि क्या इनसे गैस को हम आयनाइज कर सकते हैं। देखिए इनमें एनर्जी है, अब जब एनर्जी होगी तो एनर्जी से हम किसी भी गैस को आयनाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं इनकी आयनाइजेशन क्षमता बहुत अधिक होती है और गामा किरणों की तुलना में लगभग 10,000 गुना। ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन करने की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन पर क्या
प्रभाव पड़ता है। तो ये कहना है त्वचा को जला सकता है, अल्फा रेज जो होती हैं वो त्वचा को जला सकती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें ऊर्जा होती है। देखिए इतनी 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है तो वो त्वचा को जला सकती है, लेकिन गामा किरणों की तुलना में बहुत कम होती है। लेकिन इनकी जो ये जैविक प्रभाव है इनका गामा किरणों की तुलना में तो बहुत कम होता है, यानी गामा किरणें तो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक हो गई, ये तो और ज़्यादा डैमेज करेंगी। इफेक्ट ऑन जिंक सल्फेट और फोटोग्राफिक प्लेट पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट पर ये प्रकाश का उत्पादन करती है। हमें पता है, हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था कि जब कोई अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से या फिर फोटोग्राफी की स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसी तरह से जो अल्फा किरणें होती हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर टकराने पर प्रकाश उत्पन्न करती है। तो देखिए, मैंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जिससे आपका क्वेश्चन बन आ जाए और आपको ना पता हो। मैंने सारी चीज़ बताई है, मैंने कण बताया है, आवेश बताया है, द्रव्यमान, फिर उसका स्रोत क्या है और उसका संगठन क्या है, फिर भेदन क्षमता, उसकी गति, ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में विचलन, गैसों को आयनित करने की क्षमता, जैविक प्रभाव और फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव। ये सभी पॉइंट्स मैंने बताए, 11 पॉइंट्स है, 11 के 11 मैंने आपको बताए। और इन 11 पॉइंट्स में आपकी जो अल्फा रेस का जो टॉपिक है वो लगभग क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं बीटा रेज। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन है तो हो सकता है इसमें ये लिखा हो कि अल्फा से इतने गुना ज़्यादा या अल्फा से इतने गुना कम, क्योंकि मैंने कहा ना तुलनात्मक अध्ययन होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक ही अगर हमने पता कर ली तो दूसरे की उससे क्या ज़्यादा है क्या कम है। बाकी जो प्रॉपर्टी अपनी है वो तो अपनी है ही। तो बीटा किरणों की बात करें या बीटा रेस की बात करें या बीटा रेडिएशन की बात करें तो इनका जो पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इनका जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इससे ई से भी डिनोट कर सकते हैं। इनका जो चार्ज होता है -1 यूनिट का होता है, -1 होता है। मास जो होता है इनका, मास क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बनी हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास के करीब ही होता है, 9.11 इंटू 10⁻29 ग्राम होता है। इनका जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तित होने पर। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तब बीटा किरणें निकलती हैं, बीटा रेस निकलती हैं, बीटा रेडिएशन निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बीटा रेस कब बनती हैं, इनका स्रोत क्या है। तो बीटा रेस जब न्यूट्रॉन का, नाभिकीय न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होता है तब बीटा रेस निकलती हैं। कंपोजिशन की अगर बात करें, संगठन की अगर बात करें तो हमें पता लग गया इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। पेनेट्रेटिंग पावर, क्षमता अगर देखें, भेदन क्षमता, तो ये कहना है अल्फा से तो 100 गुना, अल्फा से तो ज़्यादा हो गई इनकी, ठीक है। और 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम पन्नी बीटा किरणों को रोक सकती है। ये कहना है जो 1 मिलीमीटर की, 1 mm की जो एल्यूमिनियम की पत्ती है वो बीटा रेस को रोक लेगी, बीटा रेस इनके पार नहीं जा सकती, ठीक है। 1 mm की जो एल्यूमिनियम की फॉइल है वो उनको रोक लेगी। अल्फा के केस में 0.1 mm था, यहाँ 1 mm है, तो दोनों में फ़र्क है और इसलिए इनकी जो भेदन क्षमता है वो अल्फा से 100 गुना है। स्पीड की बात करते हैं तो लगभग प्रकाश की गति के समान होती है इनकी गति, 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसके समान है? प्रकाश की गति के समान है। और अल्फा किरणों का वेग कितना था? प्रकाश की गति का 1/10वां हिस्सा। एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की बात करें तो इनकी ऊर्जा अल्फा कणों के मुकाबले कम होती है, ठीक है। यहाँ कम लिखा हुआ है, कम का मतलब वही है अल्फा कणों से कम, 0.5 से 2.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि अगर हम अल्फा कणों की बात करें तो उनकी थी 4.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर उनसे कम है ये 0.5 से 2.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आता है डेविएशन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विचलन। क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विचलन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखिए, इन पर आवेशन ऋणात्मक नेगेटिव आवेश है तो ये किधर जाएंगी? ये विद्युत क्षेत्र में तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी, और जो अल्फा पार्टिकल थे वो पॉजिटिव थे, वो उत्तरी ध्रुव की ओर गए थे, तो ये ऋणात्मक हैं तो ये किधर जाएंगे? दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो अल्फा से बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, अल्फा और बीटा में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस वाला है, अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ जाएगा? नेगेटिव की ओर जाएगा और अल्फा जो है पॉजिटिव की ओर जाएगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो हमारे अल्फा पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे नॉर्थ की ओर जाएंगे, ठीक है। और हमारे जो बीटा पार्टिकल हैं वो साउथ की ओर जाएंगे। ये आप एक छोटा सा देखिए नोट्स इस तरह से अपने पास भी बना सकते हैं। एबिलिटी टू आयनाइज गैस, गैसों को आयनित करने की क्षमता। ये कह रहे हैं अल्फा किरणों से कम लेकिन गामा किरणों से 100 गुना ज़्यादा। तो आयनित करने की क्षमता पर अगर हम दें तो सबसे पहला नंबर अल्फा का रहेगा, फिर बीटा का रहेगा और फिर गामा का रहेगा। तो अल्फा की सबसे ज़्यादा है गैसों को आयनित
आयनित करने की क्षमता बीटा की उससे कम है और गामा की सबसे कम है, क्योंकि गामा से 100 गुना ज़्यादा तो बीटा की है। इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जैविक चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। ये कह रहे हैं अल्फा किरणों से बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, यानी कि त्वचा को जला भी सकते हैं और अल्फा किरणों से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, अल्फा किरणों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड और फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कह रहे हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट को कम प्रभावित करती हैं, अल्फा रेस से कम प्रभावित करती हैं, यानी उसमें तो स्पार्क भी होता है, जला भी रहा था, इसमें थोड़ा कम प्रभाव होता है। अब देखिए बीटा रेज हो गई, तो उसके बाद तीसरी जो रेज आती है वो आती है गामा किरणें, गामा रेज या विकिरण, गामा रेडिएशन। तो गामा जो रेडिएशन है, पार्टिकल्स जो हैं वो किसके बने होते हैं, वो फोटोन के बने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फोटोन क्या होता है, जो हमारी लाइट रेज होती हैं वो फोटोन कणों की मिलकर बनी होती है। जो लाइट है वो फोटोन से मिलकर बनी होती है, फोटोन की होती है। चार्ज की बात करते हैं तो इस पर चार्ज कुछ नहीं होता, जीरो होता है। मास की बात करते हैं, इनका द्रव्यमान भी जीरो होता है। और इनका स्रोत क्या है, परमाणु विखंडन के दौरान जब द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अभी तो मैंने बताया कि जो लाइट एनर्जी है उसी का जो पार्टिकल है वो फोटोन होता है। तो जब परमाणु विखंडन होता है तो जो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है उससे ये रेज निकलते हैं, गामा रेज फोटोन के रूप में निकलती है, फोटोन कणों के रूप में निकलती है। संगठन की बात करें, क्योंकि ये फोटोन की बनी होती है इसलिए उच्च ऊर्जा किरणें होती हैं। इनका संगठन क्या होता है, उच्च ऊर्जा की किरणें, ठीक है, हाई वोल्टेज की या हाई एनर्जी की रेडिएशंस। भेदन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर की बात करते हैं तो इनकी पेनेट्रेटिंग पावर अधिकतम होती है, यानी अल्फा, बीटा और गामा में सबसे ज़्यादा जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो गामा की होती है। ये 5 mm एल्यूमिनियम पतली पन्नी को पार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो 5 mm की जो एल्यूमिनियम फॉइल है लगभग इतनी मोटी हो जाएगी, ठीक है, इसको ये क्या कर सकते हैं, इसको ये पार कर सकते हैं, इतनी मोटी एल्यूमिनियम फॉइल को ये आराम से पार कर सकती हैं, ठीक है, जो गामा रेज हैं इनको पार कर सकती हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। इनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इनमें मास, इनकी जो एनर्जी होती है सबसे कम होती है। डेविएशन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विचलन आवेश न होने के कारण अप्रभावित होता है। आवेश न होने के कारण क्या होता है, ये अप्रभावित होता है। इनमें आवेश तो है ही नहीं, चार्ज जीरो है, तो ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट्स होंगी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में ये सबसे ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं। एबिलिटी टू आयनाइज गैस, गैसों को आयनित करने की क्षमता। देखिए ऊर्जा कम होती है तो जाहिर सी बात है जो गैसों को आयनित करने की क्षमता होगी वो भी बहुत ही कम होगी। इफेक्ट ऑन जैविक ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक, कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट कर सकती हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो गामा रेज क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं जैविक पदार्थों के लिए, और ये कैंसर कोशिकाओं तक को नष्ट कर सकती हैं। इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड और फोटोग्राफिक प्लेट, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ती हैं। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत ही कम प्रभावित करती हैं। तो अल्फा किरण जो होगी वो सबसे ज़्यादा प्रभाव करेगी, बीटा उससे कम और गामा सबसे कम फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभाव करने में, ठीक है। और अगर खतरनाक में देखें तो अल्फा किरणों के मुकाबले बीटा और बीटा के मुकाबले गामा जो होती है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, खतरनाक होती है। ओके, तो इस तरह से हमने कंपैरेटिव स्टडी करी। फ्रेंड्स आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं अल्फा बीटा गामा की, एक शॉर्ट अपने नोट्स बना करके आप भी स्टडी कर सकते हैं। चाहे तो इन सब की टेबल एक साथ बना लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब बात करते हैं रेडियोधर्मी विघटन का सिद्धांत, रेडियो एक्टिव डिके का कंसेप्ट, रेडियो एक्टिव डिके कंसेप्ट। सो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। हमें पता है जो रेडियोधर्मिता होता है, रेडियोधर्मिता है वो एक नाभिकीय गुण है। जब एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 इकाइयों की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाइयों की कमी होती है। तो जब किसी पार्टिकल से एक अल्फा कण निकलता है, अल्फा रेज निकलते हैं, तो अल्फा कण जब एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में तो 2 की कमी हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है पोलोनियम, PO पोलोनियम का एग्जाम्पल लिया है, तो पोलोनियम का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या है वो 213 है और जो परमाणु क्रमांक है वो 84 है। नीचे की साइड परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है, परमाणु संख्या लिखी हुई है, ऊपर की साइड उसका द्रव्यमान संख्या लिखी हुई है। तो हमें पता है अगर एक अल्फा पार्टिकल हम यहाँ से निकाल दें, एक अल्फा इसमें से घटा दें, तो क्या होगा, परमाणु संख्या में तो 2 की कमी हो गई, तो यहाँ 84 में से माइनस कर दिया 2, 82 रह गया, और परमाणु जो द्रव्यमान है उसमें रह जाएगी 4 की कमी। कितनी की कमी हो जाएगी, 4 की, तो ये 209 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा।
और साथ में हीलियम पार्टिकल निकलता है जिसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो बीटा कण के उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या परिवर्तित नहीं होती, यानी द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती, लेकिन परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाता है, घटता नहीं है इसमें कुछ भी, और द्रव्यमान संख्या तो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होती, लेकिन परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं बिस्मिथ का एग्जाम्पल 213 Bi83, ये बिस्मिथ है। और बिस्मिथ में हम देख रहे हैं कि अगर बीटा कण निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 प्लस हो गया, यानी कि जो परमाणु क्रमांक है 84 हो गया। तो अब ये जो मेटल हो गया वो क्या हो गया, पोलोनियम हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन को प्राथमिक उत्सर्जन कहा जाता है और गामा किरणों के उत्सर्जन को द्वितीयक उत्सर्जन कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अल्फा और बीटा ये तो है हमारे प्राइमरी इमेजन, और जो गामा रेज हैं, गामा रेज वो है हमारा सेकेंडरी इमेजन। ठीक है, तो 2 टाइप का इमेजन होता है किसी भी मेटल से, प्राइमरी और सेकेंडरी। गामा अल्फा बीटा 3 का होता है, तो अल्फा बीटा जो है हमारे प्राइमरी इमेजन है और गामा जो है हमारे सेकेंडरी इमेजन है। तो अल्फा और बीटा किरणों के उत्सर्जन के बाद अभिकारकों और उत्पादों के बीच ऊर्जा संतुलन गामा किरणों के उत्सर्जन द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए क्या होगा, जब अल्फा और बीटा किरणें निकलेंगी तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ अभिकारक और उत्पाद में कमी आएगी, मास में कमी आएगी। तो ये जो कमी होती है ये ऊर्जा को निकाल करके गामा किरणों के फॉर्म में निकाल करके उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो गामा रेस तब निकलती हैं जब ऊर्जा निकलती है, पदार्थ से ऊर्जा निकलती है तब गामा रेस निकलती हैं। अब इसी से रिलेटेड एक समूह विस्थापन नियम आता है। समूह विस्थापन नियम को हम कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट नियम, यानी ग्रुप में जगह बदलने का नियम। तो ये जो नियम है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है, ये किसने दिया था? यह नियम 1913 में सोडी फजान रसेल ने दिया था। किसी रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक से अल्फा कण मुक्त होने पर इसकी परमाणु संख्या 2 से घट जाती है और परमाणु द्रव्यमान 4 से घट जाता है। हमें पता है अल्फा कण निकलने पर क्या होता है, अल्फा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक कितना घटता है, परमाणु क्रमांक में कितनी कमी आती है बताओ? परमाणु क्रमांक में से -2 होता है, और जो परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 माइनस होता है। ठीक है, अतः अल्फा कणों के मुक्त होने से तत्व अपनी मूल स्थिति से 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। अब देखिए जब परमाणु क्रमांक घटेगा तो जो मूल तत्व है वो अपनी स्थिति से पीछे खिसक जाता है, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 2 स्टेप पीछे जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 घट गया। ठीक है, मान लीजिए कोई एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 90 है। अब 90 में से जब 88 होगा तो जाहिर सी बात है उसका ग्रुप चेंज हो जाएगा, वो पीछे खिसक जाएगा। और जब किसी रेडियोधर्मी तत्व से बीटा कण निकलता है तो उसकी परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है, जबकि परमाणु भार में कोई अंतर नहीं होता। और हमें पता है अल्फा पार्टिकल से तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आई, लेकिन अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो मान लीजिए 90 था तो बीटा पार्टिकल निकलने से 91 हो गया था, इसका परमाणु क्रमांक कम नहीं होता, ज़्यादा होता है, 1 से बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा कण के मुक्त होने से नया तत्व अपनी मूल स्थिति से 1 स्थान आगे बढ़ जाता है, यानी कि जो नया तत्व होगा वो हमें अगला वाला मिलेगा, 1 स्थान आगे मिलेगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अल्फा कण निकलने से तो 2 कदम पीछे हट जाता है, 2 ग्रुप पीछे चला जाता है, और बीटा कण निकलने से 1 ग्रुप आगे बढ़ जाता है। तो नेगेटिव चीज़ें हर बार बेकार नहीं होती। हमारे साइंस में एक जगह ऐसी है जहाँ नेगेटिव चीज़ अच्छी है, नेगेटिव से हमें तरक्की मिल रही है कि एक बीटा कण निकल गया, नेगेटिव निकल गया तो हम पॉजिटिव हो गए, 1 स्टेप आगे बढ़ गए। तो अर्धायु अवधि की बात करते हैं। अर्धायु हाफ लाइफ पीरियड जिसे बोलते हैं, इसे टी हाफ से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा, इसी टॉपिक के बाद बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस किस कंसेप्ट पे आते हैं, तो उनके लिए क्या फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए हर जगह ना हम चाहे फॉर्मूला पढ़ के जा रहे हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा होता है कि वो फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर फॉर्मूले से रिलेटेड या कुछ और अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो रेडियोधर्मी विघटन में रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी रहने का समय अर्धायु कहलाता है। तो हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव है और उससे रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं जिसके कारण उसका पदार्थ की मात्रा घटती है, तो जितने समय में पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए उस समय को हम अर्धायु काल रह जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए पहले n0 थी और फिर बाद में n0/2 रह जाए, कितने समय में? मान लीजिए t में। तो यही जो t है वो t हाफ कहलाएगा।
टी हाफ अर्धायु काल कहलाएगा। तो अर्धायु काल का मतलब क्या है कि प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाना, प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है जिस समय में, वही उसकी अर्धायु अवधि होती है। हर एक एलिमेंट्स के लिए, हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए अर्धायु की अवधि जो है वो अलग अलग होती है। तो इसे टी हाफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, जहाँ के क्या है, अपघटन स्थिरांक है। के हमें बताता है कि जो अपघटन है उसकी दर क्या है। तो के का फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। अगर हमें अर्धायु पता है तो हम के भी निकाल सकते हैं, अपघटन स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो टी हाफ केवल अपघटन स्थिरांक पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर नहीं। अब देखिए मज़ेदार बात है कि जो टी हाफ है, जो अर्धायु काल है, वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ही नहीं करता। उससे मतलब नहीं है कि कितना पहले था कितना एक हो गया, ठीक है, जितने समय में आधी रह जानी है वो आधी रह जाएगी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल तरीके से। क्या है, मान लीजिए किसी पदार्थ का आपके पास 1 ग्राम है, एक सैंपल में, मान लीजिए सैंपल ए है और इस पदार्थ का 1 ग्राम है, और इसी का एक और सैंपल है, इसी पदार्थ का एक सैंपल है बी और इसमें 20 ग्राम है, ठीक है। तो 1 ग्राम का आधा यानी 1 ग्राम का आधा रह जाएगा, ठीक है, A/2 रह जाएगा कितने में, टी हाफ टाइम में, यानी कि 0.5 ग्राम रह जाएगा। और टी हाफ में 20 ग्राम का भी आधा रह जाएगा, B/2 रह जाएगा, यानी कि 10 ग्राम रह जाएगा टी हाफ में। तो यहाँ जो टी हाफ है और जो यहाँ टी हाफ है वो सेम होंगे, वो दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे। तो पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं करता कि कितना टाइम लग सकता है, नहीं, कितना भी हो उस पदार्थ का टी हाफ अर्धायु काल सेम रहेगा, चाहे पदार्थ की अमाउंट 0.1 ग्राम में हो, चाहे पदार्थ की अमाउंट 1 किलो में क्यों ना हो, उसका जो अर्धायु काल है वो अपघटन स्थिरांक पर निर्भर करता है, ना कि पदार्थ की मात्रा पर। तो मात्रा चाहे कितनी भी हो, टी हाफ जो है वो सेम रहेगा सबके लिए। इसलिए जो टी हाफ है वो बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये पदार्थ की मात्रा के साथ बदलता नहीं है। अगर हमें किसी पदार्थ की टी हाफ पता है, अर्धायु पता है, तो हम ये लगा सकते हैं कि अब जितनी अमाउंट बच रही है वो उसकी प्रारंभिक मात्रा की आधी थी, तो इतना समय उसमें लग गया होगा, बस। अब देखिए अर्धायु काल के जो आंकिक प्रश्न आते हैं उनके कंसेप्ट क्या होते हैं। देखिए 2 टाइप के आते हैं। टाइप नंबर 1, जब अर्धायु काल टी हाफ दिया हो और एक विशेष समय के बाद बची हुई पदार्थ की मात्रा पूछी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या करते हैं, टी हाफ हमें दे देते हैं, अर्धायु काल हमें दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि अभी अगर 10 ग्राम है तो कितने समय बाद 5 ग्राम रह जाएगी। अब देखिए 5 ग्राम, अगर 10 ग्राम है तो 5 ग्राम, ये तो टी हाफ में रह गई। मान लीजिए ये तो सिंपल है, लेकिन हो सकता है उसमें 2 ग्राम पूछ लिया जाए, है ना। तो इस तरह की भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n बराबर n0 इंटू 1/2n। अब यहाँ जो n है वो क्या है, वो है औसत आयु t और टी हाफ का औसत या अनुपात, ठीक है। ये क्या है, n बराबर क्या है, औसत बटे अर्धायु का अनुपात। यहाँ n नोट क्या था, प्रारंभिक मात्रा, यहाँ n नोट क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, n क्या है, t समय के बाद जो शेष मात्रा पूछी जाए वो, और t क्या है, कुल समय, टी हाफ क्या है, अर्धायु काल, और n क्या है, आधी अवधि के बाद जो शेष मात्रा है वो। यानी कि हम औसत भी निकाल सकते हैं, औसत बटे अर्धायु काल से n निकाल सकते हैं। तो एक टाइप तो ये थे। दूसरा टाइप होता है जब पहले क्रम की रासायनिक प्रतिक्रिया की अर्धायु टी हाफ दी जाती है और प्रतिक्रिया के प्रतिशत या अंश पूरा होने में समय बताना हो। तो इन्होंने कहा अब की बार क्या हुआ, इन्होंने टी हाफ दे दिया, अर्धायु दे दी, आपको पता लग गया हाफ इतने समय में ख़त्म होता है, और इन्हें पूछ लिया अब बताओ 75% कितनी देर में होगा, 90% कितनी देर में होगा, 99% कितनी देर में होगा। जनरली इसी तरह की चीज़ें आती हैं। तो इनको कैसे निकाल सकते हैं, तो इनके लिए निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ दे दिए हैं। 3/4 या 75% कंप्लीशन के लिए, रिएक्शन जब 75% कंप्लीट हो जाती है, यानी 25% अवशेष बचेगा, तब टी 3/4 जो हम निकालेंगे, टी 75% के लिए जो समय निकालेंगे वो क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा किसका, टी हाफ का, अर्धायु का 2 गुना होता है। यानी कि जो 75% रिएक्शन के कंप्लीट होने का समय है वो टी हाफ का दुगना होता है, अर्धायु का दुगना होता है। 90% कंप्लीशन के लिए जो होता है वो होता है 3.32 इंटू टी हाफ, यानी टी हाफ का 3.32 गुना होता है।
यानी कि लगभग 3 गुना होता है टी हाफ का, अर्धायु का 3 गुना होता है 90% में, और 99% में ये 6.64 टाइम्स होता है किसका, अर्धायु का, टी हाफ का 6.64 टाइम्स होता है, और 99.9% में ये 10 गुना होता है टी हाफ का। तो 99.9% में अर्धायु का 10 गुना समय लग जाएगा। हमें लगता है कि 50% जब हो गया तो उसका डबल कर दें तो 2 गुना समय लगा दें टी हाफ का, ऐसा नहीं होता। 10 गुना तो 99.9% कंप्लीट करने में लग गया। तो इस तरह की ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो टी हाफ है वो केवल अर्धायु काल है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये रिएक्शन इसके डबल समय में पूरी हो जाएगी, नहीं, डबल समय में केवल वो 75% तक हो सकती है। अब इस वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक आता है औसत जीवन काल, एवरेज एज। तो एवरेज एज क्या होती है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु एक क्षय प्रक्रिया में विघटित होने से पहले एक निश्चित कण में मौजूद उसके सभी परमाणुओं की औसत आयु का प्रतिनिधित्व करती है। तो औसत आयु क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको समझिए। ये कह रहे हैं, मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, कोई एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, और इसमें आज कितने परमाणु मौजूद हैं, ठीक है, और इसकी विघटित होने के बाद कितने इसमें बचे हुए हैं, कितना समय इसमें लग गया, ठीक है, वही क्या होगी, औसत आयु होगी। वही क्या होगी, औसत आयु। कितना समय लग गया, टी से डिनोट करेंगे, वही क्या होगी, औसत आयु। तो टी एवरेज बराबर क्या होता है, 1.44 गुना टी हाफ, 1.44 गुना टी हाफ अर्धायु काल, 1.44 गुना होती है अर्धायु काल की औसत जीवन काल। रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु लैम्डा बराबर होती है 1/k, जो k बराबर क्या है, विघटन स्थिरांक है। तो हम लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, टी हाफ अपॉन 0.693 भी लिख सकते हैं, और लैम्डा क्या है, औसत आयु। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1.44 इंटू टी हाफ, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं लैम्डा बराबर 1.44 इंटू टी हाफ। तो औसत आयु काल को हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु उस क्षय प्रक्रिया में विघटित होने वाले एक निश्चित कण में मौजूद उन सभी परमाणुओं की औसत आयु का प्रतिनिधित्व करती है, औसत आयु बताती है। तो फ्रेंड, इस तरह से ये जो पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 4 का, ये होता है कंप्लीट, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम पार्ट 2 न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन देखेंगे, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। गुड बाय।